लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अब हमारा, ट्रैवल। वो विषय जो बहुत क्लोज टू आवर हार्ट है सबके ही। अब हम लोग भी टूरिस्ट से ट्रैवलर बन रहे हैं। सिर्फ एक ट्रैवलिंग एक टिक बॉक्स एक्सरसाइज अब नहीं रह गई है। अब हम लोग जहाँ भी जाते हैं हम एक एक्सपीरियंस चाहिए। हम कोई पहाड़ देखने जाते हैं, वी वांट टू नो वहाँ पे कौन से हर्ब्स हैं, वहाँ का कौन सा रीजनल कुजीन है। हम लोग कोई वाइल्ड लाइफ जाते हैं, वी वांट टू नो वहाँ पे किस तरह के एनिमल्स हैं। हमें पूरी उनकी हिस्ट्री, वहाँ की कम्युनिटी की, अब ये सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट सबका बढ़ रहा है। नॉट जस्ट इंटरनेशनल टूरिस्ट, इवन इंडियन ट्रैवलर्स। ये सबके लिए हम बात करने के लिए वी हैव अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स विद अस who are shaping these experiences from heritage, hospitality to employment. Please welcome Mr. Shio Shekhar Shukla, Principal Secretary, Tourism and MD, MP Tourism Board. Mr. Shukla, please come on the stage. We also have with us Mr. Nitendra Singh Rathod, MLA, Prithvipur, Madhya Pradesh. Welcome, Mr. Shukla. And Mr. Rathod. We also have Mr. Pushprat Singh, former Minister, Madhya Pradesh. Welcome, Mr. Singh. And we have Mr. Ali Rashid, Director for Januma Hotels, Madhya Pradesh, and a wildlife enthusiast as well. Welcome, everyone. मिस्टर शुक्ला, आपसे शुरू करेंगे ये सेशन। जैसे थोड़ा सा ब्रीफ में मैंने बोला कि अब हम लोग एक ट्रैवल एक टिक बॉक्स एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सबको एक्सपीरियंस चाहिए, इमर्सिव एक्सपीरियंस चाहिए। तो आप एमपी टूरिज़्म को कैसे एक ट्रैवल से टूरिज़्म की तरफ लेके जा रहे हैं, एक एक्सपीरियंस की तरफ, जैसे स्टोरी टेलिंग, स्टोरी लिविंग एक्सपीरियंस की तरफ कैसे लेके जा रहे हैं? Thank you very much. First of all, let me thank India Today to have this conclave organized here in Bhopal. I think after a couple of years it's being organized, and I would urge that every year should be done. And it's a good forum to meet and discuss about various issues which can put Madhya Pradesh onto the right kind of position which it deserves. तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मध्य प्रदेश टूरिज्म की दृष्टि से अगर हम बात करें तो एक यूनिक स्टेट है अपने आप में, और पूरे देश में एक ऐसा प्रदेश है जहां पर आप कोई भी प्रकार की हेरिटेज की बात करें, वेदर इट इज बिल्ट हेरिटेज और नेचुरल हेरिटेज, वी आर होम टू many of the even MP persons, they don't know that what we are actually. We are the state with the highest forest cover, highest forest area, more around 30% in the country. We are home to 10 tiger reserves, 12 national parks, 25 sanctuaries, and 3 number of biosphere reserves. These are the highest numbers which any state has in the country. So we do mean a lot of conservation, and we stand for it. And our, previous generations have worked tirelessly to bring us to this position. And when it comes to the other kinds of heritage, whether it is cultural, tangible or intangible heritage, traditions, tribal culture, MP has uniquely positioned. तो ये तो प्रदेश ही ऐसा है जिसका टाइम अब आ गया है। क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा? पोस्ट कोविड लोगों की घूमने की टेंडेंसी बदल गई है। यू आर वेरी राइटली सेइंग। अभी लोग सिंपल टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाते हैं कि एक जगह गए फिर दूसरी जगह जल्दी गए, हॉप किया और जल्दी से देखा और फिर चले गए। People want to go to a particular destination, explore it properly, thoroughly, in and around. They want to have different kind of varied experiences. They want experiences for all members of the family. अभी पूरा का पूरा टूरिज्म का आउटलुक बदल गया है, एक्सपीरियंशियल हो गया है। और मध्य प्रदेश स्टेट ही ऐसा है कि ये स्टेट ही है डाइवर्स और बहुत ही वाइब्रेंट कल्चर का। इट इज अ स्टेट ऑफ स्टोरीज। सो हमें स्टोरीज कॉन्कॉक्ट नहीं करनी है, हमारा प्रदेश में भरा पड़ा हुआ है। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? क्योंकि आज पूरे देश की 1/4 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मध्य प्रदेश में है। 3 हमारी इंटेंजिबल साइट्स जो अभी नेशनल रजिस्टर में रजिस्टर हुई हैं, टोटल 18 + 3
पूरे देश में 62 वर्ल्ड टेस्ट साइट्स हैं, 18 + 3 21 मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे हर कोने में कल्चर, हेरिटेज, हिस्ट्री, जब हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो नेचुरली स्टोरी बिखरी हुई है और उसे हमें ढंग से केवल शोकेस करना है, हमें इंफ्रा क्रिएट करना है, हमें लोगों को तक पहुंचना है, उनको बताना है। और दूसरी बात यह भी जरूरी है समझने की कि मध्य प्रदेश इज नॉट रन ऑफ द मिल टूरिज्म स्टेट। वी डोंट वांट टू बिकम वन। We bother about the kind of traveler which we are having. We don't want masses actually. Our system, ecosystem is very fragile and we don't want, we believe in low volume, high value travel. We want discerning travelers to come to our state and those who really appreciate, those who understand and appreciate the niceties of the culture and tourism. So we are well positioned in Madhya Pradesh and that is how we are trying to project ourselves. Thank you. Mr. Rathore, you are from a very interesting, a very beautiful place, Orchha. And considering, because of that, heritage tourism भी is very close to your heart. पर अगर हम देखा जाए तो हमेशा जब भी फोर्ट्स की बात करी जाती है तो राजस्थान दिमाग में आता है, टेम्पल्स की बात करी जाती है तो साउथ इंडिया के काफ़ी टेम्पल्स दिमाग में आते हैं, मध्य प्रदेश नहीं आता। काशी विश्वनाथ उज्जैन है पर उसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो हम हेरिटेज डेस्टिनेशंस को कैसे प्रमोट कर सकते हैं और ये जो अब इतनी जो मेन स्ट्रीम जगहें नहीं हैं उनको कैसे प्रमोट करा जाए टू ब्रिंग देम इनटू द सेम लाइमलाइट? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं ओरछा से आता हूं और ओरछा राम राजा की नगरी है और एकमात्र ऐसा मंदिर राम राजा का है दुनिया में जहां भगवान राम को राजा की तरह माना जाता है। ये खास बात ओरछा की है और ओरछा एक दरवाजा भी है मध्य प्रदेश का, क्योंकि आप हर तरफ से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से जब एंट्री होती है तो ओरछा से ही एंट्री मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में होती है। तो ओरछा की अपने आप में ब्यूटी है, ओरछा में हेरिटेज है, फोर्ट्स हैं, पैलेसेस हैं, ओरछा में नेचर है, ओरछा में एडवेंचर है, रिवर राफ्टिंग, बेतवा नदी, बेतवा रिवर, जिसको बुंदेलखंड में गंगा की उपाधि दी जाती है। उसके साथ साथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों टूरिस्ट वहां पर आते हैं। डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए काफी कुछ किया गया एंड इट हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल। इंटरनेशनल टूरिज्म डोमेस्टिक के पहले से ओरछा में आ रहा है और बहुत हद तक आ रहा है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उस इंटरनेशनल टूरिज्म को हम ऐसी सुविधाएं दें, ऐसी फैसिलिटीज दें कि वो बढ़े ना कि कम हो। मेरा मानना है कि पूरे बुंदेलखंड में और पूरे मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ इतने मॉन्यूमेंट्स हैं, इतने फोर्ट पैलेसेस हैं जितने राजस्थान में भी नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उतने एक्सप्लोर नहीं किए गए। मेरा सिर्फ कहना है, और शिवशेखर शुक्ला जी साथ में बैठे हुए हैं, मेरा सिर्फ कहना है कि हमें ऐसी पॉलिसीज लेकर आनी चाहिए कि वो जो फोर्ट पैलेसेस जो पूरे मध्य प्रदेश में हैं एंड स्पेशली इन बुंदेलखंड, उनको लोग वहां पर जाएं। मार्केटिंग की स्ट्रेटजी इस तरह से होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जितना इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है उसको कहीं ना कहीं लाने में जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, और होटेलियर्स का योगदान भी आप नहीं हटा सकते। होटेलियर्स भी, ओरछा मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था, ओरछा में सिर्फ गिनती के लिए टूरिस्ट आते थे और वो कभी चाय कॉफी या स्नैक्स लेके और खजुराहो निकल जाते थे। आज ओरछा जो टूरिस्ट आ रहा है वो वहाँ एक नाइट रुकता है या 2 नाइट रुकता है, वहाँ पे घूमता है, आसपास के सराउंडिंग्स में घूमता है। नाउ वी हैव टू ट्राई दैट वी शुड इंक्रीज द नाइट ऑफ ओरछा, द ड्यूरेशन ऑफ ओरछा, और उसके लिए जो ओरछा के सराउंडिंग्स हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारा पोटेंशियल है। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी ओरछा से बिल्कुल लगी हुई है और उसमें भी बहुत सारे इस तरह के हिस्टोरिकल जगह हैं जिसको अगर हम प्रमोट करें तो वी कैन मेक वेरी गुड सर्किट्स, और उससे हम ओरछा का जो स्टे ड्यूरेशन है उसको बढ़ाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही ओरछा से बिल्कुल 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर आगे ही एक अछरू माता का मंदिर है। वहाँ मोहनगढ़ का एक ऐतिहासिक किला है, एक 5वीं सदी का सन टेम्पल है मड़खेरा में, इस तरह के गढ़ कुड़ार का फोर्ट भी है।
इस तरह के काफी मॉन्यूमेंट्स है, वीर सागर का राधा कृष्ण का मंदिर है, ये ऐसे मॉन्यूमेंट्स और ऐसी जगह है जहां बहुत पोटेंशियल है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक उसको हम मार्केट नहीं कर पाए। तो मेरा मानना है कि अगर इस पे सरकार ध्यान देती है, मार्केटिंग पे ध्यान देती है, उन टूर ऑपरेटर्स को इनवाइट किया जाए, फैम टूर्स ऑर्गेनाइज किए जाएं, और उसमें जो टूर ऑपरेटर्स के साथ जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, आप सब लोग भी रहें, और जो लोकल लीडर होने के नाते, चाहे मैं हूं या कोई भी हो, उनको भी उसमें इनवाइट किया जाए फॉर अ रेकी टूर ऑफ दीज आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स, ओल्ड मॉन्यूमेंट्स, और वहां पर जाए, हम सब देखें कि वहां कितनी प्रतिभाएं हैं। अगर हम ये करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश, जिसमें हिस्ट्री भी है, जिसमें वाइल्ड लाइफ भी है, जिसपे नेचर भी है, पिलग्रिमेज भी हमारे, आप चाहे महाकाल उज्जैन ले लीजिए, चाहे ओमकारेश्वर ले लीजिए, चाहे ओरछा में राम राजा का मंदिर ले लीजिए, चाहे दतिया का पीताम्बरा पीठ ले लीजिए, ये इतने सारी जगह हमारे मध्य प्रदेश में है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसमें इतना पोटेंशियल है जो हमारे मध्य प्रदेश में है, और इसीलिए हमारा मध्य प्रदेश, जिसे हम हार्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं, और उसको हम प्रमोट एज अ हार्ट ऑफ इंडिया करते हैं। तो मेरा मानना है कि इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं पॉलिटिशियन होने के साथ साथ होटेलियर भी हूँ, और होटेलियर्स के लिए सबसे पहले ही हम सब टूरिज्म वालों के लिए हमें सिखाया जाता है कि ट्रीट अ गेस्ट लाइक गॉड, अतिथि देवो भव। तो उसका हम पालन करते हैं, और जब पॉलिटिक्स में आ गए तो भी हम जनता की सेवा करते हैं। तो सेवा भाव तो हमारे अंदर कमी नहीं है, सेवा भाव हमेशा रहेगा। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो अनएक्सप्लोर्ड जगह है, चाहे मेरे बुंदेलखंड में हो, चाहे आपके बघेलखंड में हो, या पूरे मध्य प्रदेश में हो, उन अनएक्सप्लोर्ड जगह को खोजा जाए, वहां पर जो टूर ऑपरेटर्स के साथ हमें फैम टूर्स ऑर्गेनाइज करके वहां जाया जाए, और उसके साथ में उसकी मार्केटिंग की जाए, डिजिटली भी मार्केटिंग की जाए, और साथ साथ जो नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक जगह भी दी जाए कि उनका प्रमोशन वहां पर किया जाए, क्योंकि वाइल्ड लाइफ के साथ साथ हेरिटेज भी इंपॉर्टेंट है, नेचर भी इंपॉर्टेंट है, एडवेंचर भी इंपॉर्टेंट है। ओरछा में तो रिवर राफ्टिंग भी होती है, विच इज एन एडवेंचर फॉर द यंगस्टर्स। तो ये सारी चीजें हैं, इसको अगर मिलकर प्रमोट करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश हमारा नंबर 1 पूरे हिंदुस्तान में होगा। मिस्टर सिंह, हमने हेरिटेज टूरिज्म की बात करी, अब एक स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात करते हैं। इंडिया में पहले भी एक पैनल पे बोला गया कि 60% ऑफ हमारा जो टूरिस्ट है वो स्पिरिचुअल टूरिज्म की करता है, और मध्य प्रदेश में भी एक कुंभ है। आप थोड़ा उसके बारे में बताएंगे, और ये बताएंगे कि स्टेट कैसे उसको लेवरेज करेगा या कर रहा है। A very interesting question and a very beautiful question. But उसके पहले I'll just tell you something which we witnessed just about 2 months before, जब हमारे प्रयाग में कुंभ था, और लगभग 64 करोड़ लोग वहां पर, ऐसा बताया गया कि गए। अब वो एक सरकारी फिगर है, हो सकता है उससे ज्यादा गए हों, लेकिन अगर सबसे ज्यादा बिकॉज ऑफ आवर जियोग्राफिकल लोकेशन जो हम लोगों को बेनिफिट मिला, वो हमारे विंध्य क्षेत्र को मिला, जो हमारे रीवा एरिया को मिला, क्योंकि जो तीनों आउटलेट्स हैं जो प्रयाग तक हमें पहुंचाती हैं, वो हमारे रीवा से ही जाती हैं, हमारे संभाग से ही जाती हैं। चाहे वो प्रयाग के लिए रीवा से चाक घाट होकर जाएं, चाहे वो प्रयाग के लिए हम मऊगंज तरफ से जाएं, हनुमाना मऊगंज तरफ से रास्ता ले लें, चाहे वो सिरमौर और शंकरगढ़ और बांदा तरफ से अगर हम रास्ता ले लें, तो भी हम प्रयाग पहुंचते हैं, और वो विंध्य के माध्यम से पहुंचते हैं। उसका जो बेनिफिट हमें मिला वो कोने कोने में, राइट फ्रॉम ढाबा वालाज टिल 2 स्टार और 3 स्टार होटल वालों को, सबको बेनिफिट गजब का मिला। टैक्सी ओनर्स को मिला, वहां के किसानों को मिला, छोटे छोटे ढाबा में जो चाय बनाते हैं, जो छोटा थोड़ा बहुत खाना दे देते हैं, पोहा दे देते हैं, नाश्ता दे देते हैं, वगैरह वगैरह, उनको ये सारा बेनिफिट वहां मिला। आई थिंक जिस प्रकार से, चूंकि मैं वहां पर भी उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा था, और उनकी कमेटी में भी मैं था, और कुंभ मैनेजमेंट कमेटी में मैं था, विंध्य को रिप्रेजेंट कर रहा था चीफ मिनिस्टर के कारण, योगी जी के कारण। तो हम लोगों ने जो पूरा एक प्लान दिया, उसमें स्वाभाविक बात है कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिज्म तो था, और स्पिरिचुअलिज्म का जो एक टेस्ट मिला कि जो कोई भी हमारे यहां से गुजर रहा था, पहली बात तो एक भी दुर्घटना नहीं हुई, एक भी कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस वहां रजिस्टर नहीं हुआ, किसी के साथ मिसबिहेव नहीं हुआ,
लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग वहां से 24/7 जो निकल रहे थे, 24 आवर्स जो निकल रहे थे, रात को 2 बजे निकल रहे थे, 3 बजे निकल रहे थे, भारी ठंड में निकल रहे थे, वगैरह वगैरह, उनको कोई भी प्रॉब्लम वहां पर नहीं आई। वो एक स्पिरिचुअल मैसेज था। दूसरी बात, एक जो मैंने बहुत पहले एक बात उठाई थी जिसमें मैंने रखा था कि ओरछा से अयोध्या, जिसमें मुझे प्राइम मिनिस्टर का भी बहुत बड़ा सहयोग मिला, और उसमें कोशिश हमारी ये थी कि ऑन वे, जैसे अभी माननीय विधायक जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ जैसे ओरछा है, उसी प्रकार से हमारे यहाँ मैहर है, उसी प्रकार से हमारे यहाँ बाबा महामृत्युंजय का मंदिर है, उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, चित्रकूट है, बांधवाधीश है बांधवगढ़ में, तो वहां पर भी लोग होते होते गए तो उनकी भी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा फर्क आया। जहां तक बात रही पब्लिटाइज करने की, रूटिफिकेशन की, आई थिंक सीरियसली स्पीकिंग वी हैड अ बिग आयोटो मीटिंग इन भोपाल, जिसके लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, और हमारे आयोटो को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने यहाँ पर आकर मीटिंग करी, और उसके बाद हम लोग सबने मिलकर उनकी एक पूरी आइटनरीज बनाई, और लगभग 4 या 5 जगह आइटनरीज में लोग गए, और उसमें जो सबसे ज्यादा रिस्पांस मिला वो, चूंकि मैंने उस आइटिनरी में पन्ना को भी जुड़वाया, और मैंने कहा कि हम खजुराहो को तो पॉपुलैरिटी दे ही चुके हैं, कई वर्षों से दे चुके हैं, लेकिन अगर हम पन्ना के हमारे टेम्पल्स को पॉपुलैरिटी देते हैं, और जो वहां पर हमारे टेम्पल, एंड स्पेशली एक टेम्पल जहां पर एकदम कॉलोनियल आर्किटेक्चर है, कृष्ण जी का जो मंदिर है, उसको अगर हम आगे बढ़ाएं, उसके बाद में हम चित्रकूट को आगे बढ़ाएं, उसके बाद में हम रामवन को आगे बढ़ाएं जो सतना के पास है, उसके बाद हम महामृत्युंजय को आगे बढ़ाएं जो भारत में एकमात्र महामृत्युंजय का टेम्पल है, रीवा में, हमारे घर में ही है, फोर्ट में ही है। तो ये सारी चीजों का बहुत जबरदस्त बेनिफिट हम लोगों को मिला। चिरहुला का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, तो वो एक स्पिरिचुअल जागृति, मैहर का मंदिर है। इस बार जो फुटफॉल मैहर में हमारी नवरात्रि में हुआ वो अकल्पनीय था, अद्वितीय था। इट वाज फैंटास्टिक बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, एंड वो कहीं ना कहीं उसके पीछे कारण ये था कि जो महाकुंभ प्रयाग में हुआ वो वहां पर सक्सेस हुआ। उसका पूरा एक मॉड्यूल चार्ट हमारे पास है, मैं शुक्ला जी को वो चार्ट दे दूंगा, और जो जहां हो सकता है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ कोर्स आर वेरी वेरी डिफरेंट, कल्चरल कंडीशंस आर आल्सो वेरी डिफरेंट। सिंहस्थ के बारे में आज सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी बोल के गए थे, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स वहां पर हम ले सकते हैं और उसको भी एक सक्सेस स्टोरी बनाई जा सकती है, मे बी इवन बेटर। अब थोड़ी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की बात करी जाए। अली, आप एक बहुत पैशनेट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्सपर्ट हैं। शुक्ला सर ने अभी बताया कितने हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीन कवर है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश कैसे अपने ये पोजीशन को लेवरेज कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू वाइल्ड लाइफ टूरिज्म? और अब तो बहुत इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है उसकी तरफ, एंड आई थिंक 2 न्यू टाइगर रिजर्व भी अनाउंस हुए हैं। ओवर टू यू। Thank you for the question. Actually, that's a very valid question, how Madhya Pradesh can position itself and utilize the biodiversity we have. जैसे शुक्ला सर भी बोल रहे थे कि हमारे पास just one second. There's a lot of background noise. Can I request the audience to please maintain the decorum and respect for the speakers on the stage? Thank you. Yeah. Like Mr. Shukla was saying, we have 9 tiger reserves and various wildlife sanctuaries, national parks also. So MP has, enough and more of wildlife. Also, the tourism is mostly developed. There are, jaise Mr. Nitin and Mr. Singh was saying, there is culture, lot of culture also. But the sector of tourism which is highly developed in Madhya Pradesh is the wildlife sector. Talk about Kana or Bandhavgarh. Now we are also seeing good footfall in Panna, Pech and Satpura. So when people think of tourism, the first thing that comes to mind is wildlife, and from there then we can move to other locations.
Madhya Pradesh and India is unique in one way. If someone is coming, I'm talking about international guests also. If they're coming for wildlife to India, it's not like Africa where you're just seeing animals and so it's very good for wildlife, but you're not seeing the cultural aspect. Yeah. In India, we have this unique thing like आप जैसे पन्ना जाएंगे तो खजुराहो भी पास में है. You can see the different forts, you can see the temples, you can see the tigers. Same way out of MP also, if you go to let's say Ranthambore, just talking about another example, there you have the fort and other things. So Bandhavgarh has so much history behind it. So it's a good mix of wildlife where you can see tigers and other wildlife as well as the cultural aspect. So that positioning is most important, for MP. We have lots and lots of opportunity. 5 reserves are very well developed now. Kana, Bandhavgarh, Pench, Satpura and Panna. But we have Ratapani, which is very close to Bhopal, Madhav. We have Noradehi, which has now become a tiger reserve. So tourism gives a very unique, it's a very unique industry because it's actually hand in glove with conservation. It's a very important conservation tool. First of all, when tourism happens, it's a non-consumptive industry. So for us, I'm a wildlife tourism professional. For me, the forest, which is the resource, has to thrive for my business to do well. So that is one of the few non-consumptive industries. Apart from that, communities which are living around the forest benefit quite a lot also because they are being employed, whether they are owning homestays या वो हमारे lodges पे काम करते हैं या guides के रूप में काम करते हैं, drivers के रूप में काम करते हैं. ये लोग पहले they were in conflict with wildlife. Tigers used to come and kill their cattle. Nilgai, herbivores used to come and raid their crops. But the same people now are seeing these animals as assets. So from that perspective also, employment of local communities. One more thing is that the people can actually live, the Adivasis and the local people who are living around. Most of our forests have Adivasi population around. So they don't have to go to far off lands to get a job. They know the forest the best and they can work in that landscape to actually do what they know best and still make a alternate livelihood. So from that perspective, it's very, tourism is a very important conservation tool. So overall, I think in terms of positioning, I think MP, the first entry into MP for a tourist comes because of the tiger, because of the forest. And it's very unique because this is the best place in the world actually, not just in India. It's the best place in the world to see tigers, all the parks that we have. So, that is something which attracts not just people from all over India, but globally as well. So I think we should use that in the best possible way. There's just only one point I would like to add, with your permission, that apart from the tigers, we have a sizable population of the leopards. Leopards also, yes. And also, as the only state where we have the history of white tiger, which comes again from Riva, from my house. And the first white tiger that was captured by my father way back in 1951 was in the present forest of Sanjay National Park, CD. And from there the complete clan of the white tiger started. Having said this, the second part is now this state is again going to be a cheetah state. So probably now we shall be the only global state, global I repeat, which will be having cheetah, the white tiger, the normal tiger and the leopard. Okay. So we have our own set of cats now here. Shukla sir, सारे speakers ने एक टूरिज्म सर्किट की बात करी, पर जहाँ पे टूरिज्म सर्किट की बात आती है हमेशा दिल्ली, जयपुर, आगरा दिमाग में आता है. तो मध्य प्रदेश में उसके लिए क्या काम हो रहा है? मेरे साथी जो यहाँ पर स्पीकर्स हैं, आप देख रहे हैं, they are all ambassadors of MP tourism. In fact, every citizen of Madhya Pradesh, you will find, you talk to them about tourism, they're so passionate, and they can talk hours and hours with you about culture and tourism of Madhya Pradesh. तो मेरा काम बड़ा आसान हो जाता है, मेरा काम हमारे सब साथी मिलकर करते हैं. तो जहाँ तक आइटरीज की बात है, वास्तव में भारतवर्ष में ये दुर्भाग्य है
कि जो आपने बोला 3 नाम दिल्ली, आगरा, जयपुर के ट्रायंगल में फंस के रह गई पूरी टूरिज्म, और जितना भी इंटरनेशनल टूरिस्ट है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चलता चला आ रहा है, लेगेसी चलती आ रही है, और वो 3 ही जगह जाकर के बेचारे देख करके लौट जाते हैं। जबकि असली इंडिया, थोड़ा सा बाहर निकल जाओ तो असली इंडिया देखने को मिलता है। अब आप मध्य प्रदेश की बात करें तो आप आगरे से थोड़ा आगे आ जाएं, हमारे यहाँ ग्वालियर से एंटर कर जाएं। ग्वालियर इटसेल्फ इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ टाउन, फुल ऑफ हिस्ट्री एंड हेरिटेज। तो वो भी हमारे यूनेस्को की वर्ल्ड साइट में है। फिर उसके आसपास बहुत सारा इंडिजिनस आर्किटेक्चर जो हमारे देश के बाकी जगहों पे लोग देखने जाते हैं, मुगल आर्किटेक्चर या पता नहीं कौन सा पर्शियन आर्किटेक्चर, दिस दैट, अभी कॉलोनियल आर्किटेक्चर की बात भी हुई। हमारे देश का अपना इंडिजिनस आर्किटेक्चर, स्टोन वर्क, जो 1000 ईयर बाद भी स्टैंडिंग टॉल, रेट एंड स्ट्रांग, वो देखने के लिए अगर किसी को चाहिए तो मध्य प्रदेश में आइए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस गोल्डन ट्रायंगल को डायमंड रिंग में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि वाई यू आर स्टक अप ओनली इन दिस गोल्डन, वी आर ऑफरिंग यू something better than that. So we want to drag the visitors from Agra to Gwalior, and then this whole trail from Gwalior to Khajuraho to Orcha, Panna, then you enter into the national park area on the eastern side, Bandhavgarh, Pech, Jabalpur, and then you can get out from there to Nagpur side. So there are various kind of itineraries which are being planned, and the best thing about Madhya Pradesh, which Ali also mentioned, that every destination here is a mix of a number of interests. It's not only wildlife, it's not only history, it's not only spiritualism, it's such a wonderful mix कि आप अगर आप निकलते हैं ना तो आपको इतना बढ़िया पूरा ओवरऑल 360 डिग्री देखने को मिलेगा। तो हमने इस प्रकार की आइटनरीज बनाई हैं, उसको हम डोमेस्टिक ट्रैवलर्स और टूर एजेंट्स, ट्रैवल ऑपरेटर्स जो भी होते हैं उनके साथ शेयर करते हैं, उनको बुलाते हैं, दिखाते हैं। विदेशों में जितनी भी एग्जीबिशंस और प्रदर्शनियां होती हैं वहां हम जाते हैं, फैम ट्रिप्स करते हैं। हमारे राठौर साहब ने भी बोला, हमने अभी आयोटो किया तो उसमें करीब 1300 टीए एंड टीओज आए। ऐसे लोग थे वो जो कि इंडिया में पूरा फॉरेन ट्रैवलर्स को लेके आते हैं, उनको बुला करके यहाँ की जब चीजें दिखाई, बिकॉज मध्य प्रदेश इज अ स्टेट विच इज लाइक सीइंग इज बिलीविंग। Until you are here, you cannot feel the vibes of Madhya Pradesh. You cannot just seeing a video or reading an article, you cannot feel vibes of Madhya Pradesh. You have to be here. तो वो उनको जब देखा तो they got mesmerized और वो they went back, and since then we are experiencing a lot of foreign travelers have started pouring in. बीच में कोविड के कारण जो बिल्कुल खत्म हो गया था, इनफैक्ट पूरा देश उससे जूझ रहा है, पूरा विश्व ही जूझ रहा है, अभी भी कर रहा है, परंतु अभी मध्य प्रदेश has started raising itself back to its previous position and beyond that. And we are definitely, and let me also tell you a little bit about numbers. Pre-COVID, the highest tourist footfall in Madhya Pradesh was record high in 2019, 8.5 करोड़ था। कोविड में सब खत्म हो गया। कोविड के बाद में 2023 में ये उठ खड़ा हुआ पूरा का पूरा टूरिज्म फिर से, और फिर से हमारा नया रिकॉर्ड बना। 11.5 करोड़ टूरिस्ट ने यहाँ विजिट किया, और अभी 2024 का डेटा आया है वो 13 करोड़ के ऊपर क्रॉस किया है, यानी 20% इंक्रीज ईयर ऑन ईयर बेसिस हमारे यहाँ हम विटनेस कर रहे हैं। इनफैक्ट अब हमें सोचना पड़ रहा है कि हम भी कहीं ओवर टूरिज्म से ना हमें जूझना पड़े, इसलिए हम सस्टेनेबिलिटी और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर भी काम कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, नई डेस्टिनेशंस डेवलप कर रहे हैं, ताकि एक ही जगह सारा टूरिज्म कॉन्सेंट्रेट ना हो। वो सारे काम हम लोग इस दिशा में कर रहे हैं। I see time's up, but very quickly we'll just finish the second round of questions. Mr. Rathore, community development की अली ने भी अभी थोड़ी बात करी कि community involvement tourism में, आप होटेलियर भी हैं, इसका महत्व बहुत अच्छे से समझते हैं, तो इस पे क्या इनिशिएटिव्स हो रहे हैं मध्य प्रदेश में इसके लिए? देखिए, स्टार्ट तो हुआ है। मैं कह सकता हूँ कि अगर हम ओरछा की भी बात करें तो रूरल टूरिज्म में होम स्टेज डेवलप किए गए। होम स्टेज एक अच्छा कंसेप्ट है जिसमें जो लोकलाइट्स हैं, लोकल कम्युनिटीज़ हैं, उनको इन्वॉल्व किया जा सकता है, और उसमें गवर्नमेंट काम कर रही है। उसके साथ में भी मुझे लगता है कि बहुत सारी एडिशनल चीज़ें की जा सकती हैं, लाइक वी कैन स्टार्ट सम कुकिंग क्लासेस, उसको गवर्नमेंट प्रमोट करे। कुकिंग क्लासेस जो लोकल लोग, जैसे बुंदेली क्विजीन है, बुंदेली क्विजीन में भी कई चीज़ें अभी डिस्कस हुआ भी था कि जैसे एक हमारे यहाँ स्पेशल पूड़ी होती है, इसको हम ठडूला बोलते हैं। उसके अलावा एक बड़ा बोलते हैं, बड़े जो दही बड़ा गोल होता है वो एक बड़ा फ्लैट बड़ा होता है। एक स्पाइसी रायता होता है विच इज नोन एज सन्नाटा इन बुंदेलखंड। तो वी कैन इंट्रोड्यूस दीज काइंड ऑफ क्विजीन्स एंड वी कैन प्रमोट द रीजनल क्विजीन्स। और उसके साथ में कुकिंग क्लासेस के लिए गवर्नमेंट कुछ
उनको प्रमोट करने के लिए करें, जिससे जो लोकल लेडीज जो वहाँ पे रहती हैं उन महिलाओं को भी मौका मिले कुछ करने का, और जो लोग रहते हैं जो कुकिंग के शौकीन हैं उनको भी मौका मिले। तो इसको जो हमारा फॉरेन टूरिस्ट आता है वो बहुत पसंद भी करता है। उसके साथ में जो लोकल क्राफ्ट है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ लेडी इन ओरछा जो अंडे की ट्रे होती है, उस अंडे की ट्रे के कार्डबोर्ड पे स्केच करती है। वहीं गांव में एक लेडी रहती है। तो इस तरह की जो महिलाएं हैं उनको आगे लेकर आएं, उनको प्रमोट करें, जिससे जागरूकता, अवेयरनेस आए, और वुमेन एम्पावरमेंट की बात सरकार करती है, इससे उसको प्रमोशन मिलेगा। साथ ही साथ कुछ इवेंट्स, फेस्टिवल्स, जैसे 2020 में मध्य प्रदेश में ओरछा में एक नमस्ते ओरछा प्रोग्राम हुआ था, एक इवेंट हुआ था जो बहुत पॉपुलर हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम कोविड आ गया, फिर सरकार ने उसको जो भी रीजन है उसको बंद कर दिया। बट उसमें बहुत अच्छा एक अवेयरनेस आई थी और एक अच्छी मार्केटिंग हुई थी। मेरा कहना है इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो किसी भी डेस्टिनेशन के लिए एक बूम लेकर आते हैं, और लोकलाइट्स को भी एक मौका मिलता है। साथ ही साथ आइटनरीज की अभी आप बात कर रहे थे, आइटनरीज में गोल्डन ट्रायंगल है, उसके आगे आप प्रयास कर रहे हैं, विच इज गुड, बट मुझे लगता है उसके साथ साथ कुछ और डेस्टिनेशंस भी हैं जिससे हम ओरछा, खजुराहो, पन्ना इस ट्रैक को जोड़ सकते हैं। वो है उदयपुर। उदयपुर से वाया कोटा, बूंदी, शिवपुरी होते हुए हम ओरछा टूरिस्ट ला सकते हैं। रणथंभ और सवाई माधोपुर से हम वाया कूनो नेशनल पार्क, शिवपुरी होकर ओरछा ला सकते हैं। इसको हम जोड़ सकते हैं। हम स्पिरिचुअल, हेरिटेज, वाइल्ड लाइफ, नेचर, इसको मिलाकर भी एक आइटनरी डेवलप कर सकते हैं, जिसमें आपका मांडू, महेश्वर आ जाता है, चंदेरी आ जाता है, यहाँ ओरछा, खजुराहो, पन्ना, आपका रीवा के संजय गांधी नेशनल पार्क, और ये आप तमाम जबलपुर के पास कान्हा, बांधवगढ़ भी जोड़ सकते हैं। इसको जोड़ के भी हम सर्किट डेवलप कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं जिससे मुझे लगता है कि अवेयरनेस भी आएगी और टूरिज्म में बूम आएगा। अभी हम इस पोजीशन में हालांकि नहीं आए कि हमारा ओवर क्राउडेड हो जाए, बट मुझे लगता है अगर हम ओवर क्राउडेड टूरिज्म में हो जाते हैं और नए डेस्टिनेशंस एक्सप्लोर करते हैं, इट इज वेरी गुड फॉर स्टेट, फॉर टूरिज्म, एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारा मध्य प्रदेश बहुत अच्छा टूरिज्म के सेक्टर में करेगा। थैंक यू सर। एक इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली कि हम अपने रीजनल कुजीन्स को कैसे प्रमोट करें, अपने लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट कल्चर को कैसे प्रमोट करें। तो सर आप उस बारे में थोड़ी बात करेंगे, एंड आई नो फूड ट्रेल्स आपका एक पर्सनल इंटरेस्ट भी है। थैंक यू। मध्य प्रदेश, जैसे कहा गया है, मेंशन दैट इट हैज lot of varieties of possibilities, and I think if we don't talk about cuisines, we are leaving one chapter absolutely empty. Fact of the matter is that जो हम मध्य प्रदेश में cuisine की बात कर रहे हैं, तो geographical conditions भी ऐसी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा विंध्य है, जो रीवा है, तो रीवा में एक जो हमारा तराई के नीचे जो उत्तर प्रदेश से जुड़ता है, जो सिरमौर, त्योंथर, ये वाला जो क्षेत्र है, तो उसमें हमारा कोदो बहुत अच्छा होता है, हमारा मिलेट्स हमारे बहुत अच्छे होते हैं। तो ये सारी चीजें, हमारा उड़द बहुत अच्छा होता है, हमारा ज्वार बहुत गजब का होता है। तो ये सारी चीजें मिला के एक डिश बनाती है इंद्रहार। तो इंद्रहार मैंने काफी फूड शोज में भी दिखाया है, काफी फूड शोज में भी मैंने पब्लिश करा है, और भोपाल में भी एक बहुत बड़ी होटल में अभी हाल में हम लोगों ने फूड शो करा था। उसके पहले 4-5 साल पहले हम लोगों ने एक बहुत बड़ा फूड शो मध्य प्रदेश टूरिज्म के माध्यम से भी करा था, और उसमें 5-7 डिशेस तो हमारी ऐसी हो गई कि जो आज इंटरनेशनल डिशेस हो गई। इत्तेफाक से आज से लगभग 1.5 साल पहले माननीय उदय मोहरकर जी, जो आपके इंडिया टुडे के परिवार के भी रहे, हमारे उत्तराखंड के टूरिज्म मिनिस्टर सतपाल महाराज जी और मैं प्राइम मिनिस्टर से मिले थे, और हम लोगों ने उनसे गुजारिश करी थी, निवेदन करा था कि हम क्विजीन टूरिज्म को लेके एयरपोर्ट्स में ऐसे दुकानें खोलें या ऐसे शॉप्स खोलें या कैफेज खोलें जिसमें हम ये क्विजीन्स दे सकें, और एयरलाइंस में भी हम क्विजीन्स दे सकें। दैट हैज टेकन अ पॉजिटिव टर्न। तो जिसमें दाल की पूड़ी है हमारे विंध्य की, जैसे आप थड़ूला के लिए बोल रहे थे, और भी बहुत सारी डिशेज हैं जिनके लिए बात करी गई है। तो क्विजीन आई थिंक हैज ट्रिमेंडस पोटेंशियल, बिकॉज इवन इफ यू गो टू अ वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट, आप 3 घंटे 4 घंटे आप जंगल में रहते हैं, 4 घंटे आप जो रिजॉर्ट में रहते हैं,
तो one of the most interesting thing is what are you going to eat? Especially even आप hotels में आते हैं, आपकी heritage hotels में आते हैं, तो वहाँ पर भी regional cuisine को अब बहुत महत्व देने लगे हैं. That's what I would like to say. Thank you. Thank you, thank you. So Ali, I'm going to ask, and it's my favorite question. अब आजकल बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ पार्क में जाए, नेशनल पार्क में जाए, एक लेपर्ड दिखता है, सारी जीप्स वहाँ पे आके इकट्ठी हो जाती हैं. एक एनिमल की जो रिस्पेक्ट है एक लेपर्ड की, वो कहीं काफ़ी मिस है. आई मीन, और अब स्पेशली विद लाइक दिस सो मच ऑफ इंटरेस्ट इन वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, तो हाउ डू वी इंश्योर कि there is responsible wildlife tourism and it is equivalent to economics? Over to you. And if you can also share some learnings, because you know you have been across the globe. So what are some of the top learnings that you would like to recommend? Some of the mistakes that we should not make here in India and in MP. So I think that's a very good question. I think wildlife tourism or nature-based tourism is a fine balance. The benefits are there, but then over-tourism in ecologically sensitive areas can cause damage to the landscape. So major thing is about training. I think, of course, rules and regulations are there, but enforcement of that will come only through training of the guides. Good hotels, they usually have naturalists who are well trained, and making sure that the crowding of the animal does not happen. I think Forest Department also in many of the popular parks has done zoning. तो उससे भी काफी अब फर्क पड़ गया. पहले एक ही मतलब सारी गाड़ी हर जगह जा सकती थी, बट इन एटलीस्ट द वेल नोन टाइगर रिजर्व they have zones. So if you allotted one zone, you can only go there, and then usually there are not more than 20-25 jeeps. So that has also kind of restricted this. Now the guides are not able to use their phone. Most of the places there's no network, so that itself restricts. So these are the things. A lot of it is to do with the self-discipline which comes through training. And I think most importantly, the parks which are there, which we were talking about, 5 popular parks, they have enough tourism. But like Mr. Shukla was saying, all the other panelists have also mentioned that we have a lot of diversity in MP. So we need to move to newer areas, newer parks, newer sanctuaries. We have 30% forest cover. So even in territorial forests, there's a lot of wildlife. 25% of tigers are outside protected areas. So if we can come up with models, where long-term lease model on territorial forests can be done, where low-impact tourism can be carried out. These sort of models could then make things much more experiential, much more personalized and less impactful for the landscape. One more thing I wanted to add about the itineraries also, जैसे आप पूछ रही थी कि how we can integrate, there's been very good inputs. I think also for the high-end tourists coming, like Mr. Shukla was saying, high value, low volume, a very good way which MP Tourism has already started is to connect the different parks with small aircrafts. तो कुछ routes already connect हो चुके हैं. बट जैसे कान्हा में भी एयर स्ट्रिप है, बांधवगढ़ के पास भी एयर स्ट्रिप है, तो उमरिया में एयर स्ट्रिप है. तो और कुछ जगह जैसे अगर चॉपर सर्विसेज कैन बी एडेड, that will really give a big lift, to not just wildlife, but we can add cultural destinations, and that will really make the high-end traveler come to MP as well. तो अली ने बोला है और इनकी बात बिल्कुल सही होने वाली है. 2 महीने के अंदर हम हेलीकॉप्टर सर्विस भी शुरू करने वाले हैं, which will connect all these national parks. So this is going to happen. So thank you. This was an interesting session, and I guess we all now want some chutti from our bosses and take a trip somewhere in Madhya Pradesh. So with that, we'll end this session. Thank you very much. Before you end, I must thank India Today for conferring Best Tourism State Award to us just in the bygone program in Delhi. Though we could not be personally present, but I really thank India Today from the bottom of our heart. And all of you are welcome to Madhya Pradesh to experience. And believe me, यहाँ पे इतना diverse है और इतना ज़्यादा है. हमें यहाँ पे रहते हुए 29 साल हो गए. मैं अभी क्लेम नहीं कर सकता हूँ 10% MP में मैंने एक्सप्लोर किया है. It is an explorer's paradise. आइए, घूमिए, मौज कीजिए, देखिए, rejuvenate कीजिए, recharge कीजिए. Everyone is welcome to come and enjoy Madhya Pradesh. Thank you. Thank you.